नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाया है। इसमें केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है, लेकिन इसका देहरादून में असर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर में दुकानें तो बंद हैं, लेकिन अभी भी आवाजाही करते लोग देखने को मिल रहे हैं। वहीं मुख्य चौक चौराहों को छोड़ दिया जाए तो पुलिस भी अधिकांश इलाकों में नजर ही दिखाई दे रही है। चंपावत के टनकपुर और बनबसा में लगे एक हफ्ते के कोविड कर्फ्यू का सुबह से असर देखा है। आज से अगले 3 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन ने टनकपुर और बनबसा में दोपहर 12 बजे तक आवश्यक दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद सुबह टनकपुर बाजार में हल्की भीड़ दिखाई दी। तो वहीं बनबसा में आवश्यक सेवाओं के अलावा दुकानों के अलावा बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ व्यापारी बाजार खोलने के समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रूप चल रहा है, इसको देखते हुए जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ हैं और सरकार व्यापारी हित में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोल रही है। सरकार काम समर्थन करती है। इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा भारी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टनकपुर जो है फीडर मार्केट है पहाड़ का। पहाड़ के व्यापारी जो हमारे को 7 से 12 का टाइम दिया गया है, उस 5 घंटे में वो व्यापारी कैसे जो है पहाड़ से यहाँ आके टनकपुर शॉपिंग करके वापस जा पाएंगे। इससे पहाड़ में जो है बहुत ज़्यादा जो है दामों उल्टे सीधे दाम बढ़ेंगे चीज़ों के। रामनगर में कर्फ्यू का व्यापक असर देखा जा रहा है। यहां 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं, जिसके बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आई है। 12 बजते ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिससे बाजार में खुली दुकानें आनन फानन में बंद हो गई हैं। 12 बज चुका है और कर्फ्यू का समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे एक्शन मूड में है। यहाँ पर हम लखनपुर चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें और जो भी यहाँ बाहर निकले वो शीघ्र से शीघ्र घर जाएं। इससे पहले हमने साप्ताहिक बंदी का दौर देखा था। अब जो है आज से जो लगातार कर्फ्यू है 3 मई तक का, उसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे एक्शन मूड में है और काफ़ी एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। हमारे साथ कोतवाल रामनगर मौजूद है। सर, किस तरह का एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा जो अभी घूमते हुए पाए जाएंगे? देखिए, ऐसा है, सभी को बता दिया गया, पहले से सब लोगों को अवगत करा दिया गया है कि 12 बजे के बाद पूर्ण तक कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सिर्फ उन चीज़ों को छोड़कर जो इमरजेंसी ड्यूटी में आती है या एसेंशियल सर्विसेज में आती है, उनको छोड़ के कोई भी आदमी बाहर अन्यथा नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है बाहर घूमता हुआ, तो महामारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे, पुलिस एक्ट में चालान किए जाएंगे। जो भी इस तरह की लीगल कार्रवाई होगी सब अमल में लाई जाएगी। तो आप लोग सचेत हो जाइए और अपने घरों से बाहर ना निकलिए। 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा और कल का क्या होगा ये शाम तक दिशा निर्देश जारी होंगे। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। हल्द्वानी में कोरोना के चलते प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ। आज कर्फ्यू का पहला दिन था। पहले दिन पुलिस की ज्यादा सख्ती देखने को नहीं मिली। लोग आराम से सड़कों पर पैदल या गाड़ियों में निकलते दिखाई दिए हैं। मुख्य बाजार बंद रहा, फिर भी लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। हल्द्वानी शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने आज से कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। आज पहला दिन है कर्फ्यू का और आप देखिए मेरे पीछे पूरी की पूरी आपको दिखेगी लोगों की आवाजाही बिल्कुल सामान्य सी लग रही है। 12 बजे तक का वक्त दिया गया था लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी लोग जो हैं सड़कों पे बेलौस निकल रहे हैं और ये एक तरीके से प्रशासन की जो पूरी की पूरी तैयारी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। वैसे अब किस तरीके की इस तैयारी को किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये प्रशासन की तैयारी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोरोना योद्धा में कहीं ना कहीं आप लोग भी आते हैं, क्योंकि शहर की स्थिति को जो है आप लोग क्लियर करते हैं। और बाज़ार में जो है एसडीएम द्वारा और डीएम द्वारा जो आदेश दिए गए थे उस आदेशों का पालन तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डंडे की भाषा ही समझते हैं। ये एक समझदारी भरी बात है, लेकिन मेरे पीछे जिन लोगों को आप सड़क पर घूमते हुए देख रहे हैं, हो सकता है कि ये ज़रूरी कामकाज से निकले हों, लेकिन इसके बावजूद अगर आप गैर ज़रूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं तो फिर प्रशासन की पूरी तैयारियां जो कर्फ्यू को लेकर के हैं, कोरोना से बचाव को लेकर के हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं। शैलिन नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। गढ़वाल का प्रवेश द्वार ऋषिकेश में कोविड कर्फ्यू का सीधा असर देखा जा रहा है। सुबह से ही सड़कें सुनसान है, गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम हो रही है। जिन लोगों को आवश्यक कार्य है, सिर्फ वही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर,
हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की प्लानिंग सरकार ने की थी उतनी सख्ती यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में हम कोरोना के संक्रमण की चेन कैसे तोड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल अनुपम, राजधानी देहरादून में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रिस्पना पुल के नज़दीक मौजूद हूँ। पर अभी भी अगर आप अभी देखेंगे सड़कों पर तो ये प्राइवेट गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी और दोपहर का लगभग 2 बजने को है और इस समय धूप अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट जैसे एक नॉर्मल दिन पर होता है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन है क्योंकि जिन गाड़ियों को परमिशन मिली है उनके पास या तो पासेस है या फिर उनकी जो बैंक सर्विस का है तो उसकी गाड़ी में साफ साफ लिखा गया है वो बैंक सर्विस से है, जो मेडिकल की गाड़ी साफ लिखा है मेडिकल सर्विस से। लेकिन तमाम गाड़ियां आपको ऐसी दिख जाएंगी, तमाम ये स्कूटीज आपको इस तरीके से दिख जाएंगी जो लोग खामखा नजर आते हैं कई बार कई जगहों पर। तो ऐसे में जो सवाल आपका है कि ऐसे में आप कोरोना की चेन को ब्रेक कैसे करेंगे, और खासतौर पर राजधानी दिल्ली देहरादून में जहां पर केसेस सबसे ज्यादा है इस वक्त। हालत यह है कि दून मेडिकल कॉलेज में ये लिख दिया गया है, दून हॉस्पिटल के बाहर ये लिख दिया गया कि ऑक्सीजन बेड अब वहां उपलब्ध नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कुछ एक जगहों पर तो पुलिस सख्ती दिखा रही है, रामनगर की बात करें या बाकी जगहों की बात करें वहां पर तो पुलिस सख्ती दिखा रही है, लेकिन बाकी जगहों पर तो पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में क्या गंभीरता है ये? अगर यही गंभीरता रहेगी तो फिर आंकड़ा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल अनुपम, खासतौर पर ये तो हम जहां पर खड़े हैं ये मेन सड़कें हैं शहर की जहां से ट्रैफिक होकर गुजर रहा है, यहां पर हमें ट्रैफिक दिखता है। जब आप शहर की गलियों में निकलते हैं, 10 लाख की आबादी देहरादून की है और जब आप शहर की गलियों में निकलेंगे तो आपको वही माहौल जो आमतौर पर रोजाना नजर आता है उसी तरीके से नजर आएगा। कई जगह हम शहर में घूमे जहां इस तरह से तस्वीर दिखी कि लोग बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं शहर की गलियों में। हाँ, मेन रोड पर कहीं कहीं आपको जरूर दिखेगा, जहां पुलिस होगी वहां ट्रैफिक थोड़ा कम जरूर दिखेगा, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर ना तो आपको पुलिस नजर आएगी और ना यहाँ पर आपको ट्रैफिक में कोई कमी नजर आएगी। ट्रैफिक का मूवमेंट नॉर्मल डेज की तरह। सवाल ये आपने पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से पूछा होगा, अरे जब कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है तो क्यों ये नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्यों इनका इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं कराया जा रहा है? ये तस्वीरें तो माखौल उड़ा रही हैं। पुलिस प्रशासन से जब आप बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हर एक के पास अपनी कोई वजह है, कोई कह रहा है कि उसके साथ मरीज लेकर जाता है, किसी को बहुत जरूरी काम से जाना है। लेकिन आप ये देखिए ना, ये ट्रैफिक जो लगातार चल रहा है, इस ट्रैफिक को देखकर आप नहीं कह सकते कि हर गाड़ी किसी जरूरी काम से ही निकली है, तो हर आदमी यहाँ पर जरूरी काम से ही निकला, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप कर्फ्यू देखते हैं, कर्फ्यू का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उस नियम का पालन हो रहा। लेकिन देहरादून राजधानी में फिलहाल पुलिस प्रशासन, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, दोनों की तरफ से ये बातें नजर नहीं आ रही। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर, आप नजर बना के रखिए। हम सोच रहे हैं कि अगर तमाम प्रशासनिक अधिकारी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो व्यवस्था को सुधारिए। कोविड कर्फ्यू मखौल उड़ाने के लिए और धज्जियां उड़ाने के लिए लगाया गया है। अगर आप व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं अगर, तो फिर स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। चंपावत के बनबसा जगपुड़ा पुल पर प्रशासन ने यहां पर सख्ती शुरू कर दी है। बाहर जिलों से या राज्यों से आने वाले लोगों का वहां पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है, तो कई जगहों पर सख्ती भी देखने को मिल रही है। बाहर राज्यों से आ रहे हैं, जैसे पंजाब हरियाणा से, और बड़ी सख्ती से यहाँ पर जाँच की जा रही सबकी। और रोज लगभग 500 550 RT-PCR और एंटीजन लगभग 100 डेली हो जाते हैं यहाँ पर। और आज ही एंटीजन हुआ, उसमें 5 लोग पॉजिटिव निकले हैं और कल परसों ज़्यादा पॉजिटिव निकले हुए थे यहाँ पर। हल्द्वानी से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीपीई किट पहने एक शख्स बारात में ठुमके लगा रहा है। डांस करने वाले शख्स पीपीई किट पहने हुआ था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर से एक बारात निकल रही थी। इसी दौरान अस्पताल के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बारात में डांस करने लगा। हालांकि इस दौरान बाकी बारातियों ने पीपीई किट पहने इस शख्स से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। डांस करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर महेश के मुताबिक वो लगातार तनाव में काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा मन को हल्का करने के लिए बारात में ठुमके लगा लिए। इधर टिहरी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने होटलों को हायर किया जा रहा है, जिसे क्वारंटीन सेंटरों में बदलकर उन्हें कोविड संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। फिलहाल 4 होटलों को हायर किया गया है और एक होटल क्वारंटीन सेंटर के रूप में चल रहा है। 4 सेंटर हायर किए गए हैं, लेकिन एक ही में व्यवस्था दुरुस्त की गई है, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की टीम जो है, जो कुछ कुंभ में भी गई हुई है और कुछ जो डॉक्टर्स की टीम है वो वैक्सीनेशन में, टेस्टिंग में, बाकी सेंटर्स को मैनेज करने में लगी हुई है। ओपीडी भी सारी चल रही है, तो इसलिए अभी हमने एक ही सेंटर को एक्टिवेट किया है और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ टीम डिप्लॉय करके दूसरे सेंटर्स, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर्स भी आने वाले हैं, बाकी उपनल से भी स्टाफ नर्स और कई वार्ड बॉय वार्ड आया।
अल्मोड़ा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया है। कोरोना की जांच को लेकर पॉजिटिव मरीज को भर्ती करना और ठीक होने तक घर भेजा रहा है। इस काम को डॉक्टर चंचल सिंह मचराल देख रहे हैं, जो सुबह से लेकर देर रात तक यहीं काम करते हैं। कोरोना काल में मरीजों को लाने और छोड़ने में कई चालकों में नौकरी छोड़ दी, लेकिन अल्मोड़ा में वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर चंचल मार्चाल के पास है। मार्चाल ने कभी भी वाहनों की कमी नहीं होने दी। वो 1 साल से अपने गांव तक नहीं गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे रोडवेज बसों के पहिए भी लगभग जाम हो गए हैं। इसके चलते रोडवेज की आमदनी आधे से कम हो गई है। यात्रियों के नहीं मिलने पर लंबी दूरी की बस कुछ ही सवारियों के साथ चल रही है। वहीं छोटी दूरी की बसों को भी यात्रियों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वहीं एमडी रोडवेज का कहना है कि कोरोना महामारी में भी उत्तराखंड रोडवेज की बसें लगातार अपनी सेवाएं जनता को देती रहेंगी। लोड फैक्टर अभी हमें कम मिल रहा है, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रोडवेज, तो इस कारण से हमारी व्हीकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। कोटद्वार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बेस अस्पताल में चल रहे टीकाकरण अभियान में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह 5 बजे से लाइनों में खड़े हो रहे हैं, बावजूद इसके उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 8 बजे मुझे पता है 8 बजे से होता है, लेकिन 8 बजे मैं आया जैसे तो इन्होंने मैंने कहा कि वो लिस्ट में नाम लिखा था, वो कहाँ गई लिस्ट? बोला लिस्ट तो फाड़ दी गई। मैंने कहा वो नाम कहाँ गए? तो उन्होंने कहा नाम तो दोबारा लिखे गए। अब बताओ, हम दोबारा पहले सुबह आए 5 बजे करीब, नाम लिखा है, बोला अब नाम नहीं है, अब आप कल आना। है स्टाफ की बड़ी दादागिरी। पुलिस वाले यहाँ पर लाइन लगा रहा था और उसने वो पर्ची उससे वो लिस्ट छीनी और फाड़ दी है, और यहाँ पर अव्यवस्था फैल गई, जैसे हबड़ दबड़ हो गई है। एक दूसरे में लोग चिपकने लग गए, और उसको सीएमएस साहब के पास जाने के बाद भी सीएमएस साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, न उस लड़की पे न किसी और पे। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बीजेपी प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। लोग काफी जागरूक है। सीएम तीरथ सिंह रावत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से अभी चल रहा है, तो फिर हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो ओवरवर्कड है, ओवरबर्डन्ड है। तो गंभीर चिंता का है। लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही शिद्दत से चल रहा है। लोग बहुत इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय तीरथ रावत जी निरंतर इसको व्यक्तिगत तौर पर रेगुलर बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर कर रहे हैं। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल में भी लगा नोटिस कि अस्पताल में कोई भी ऑक्सीजन बेड नहीं है। प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि उनके पास हर प्रकार की व्यवस्था है और कहीं भी ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन के दावे खोल रहा है देहरादून का दून अस्पताल। सरकार लगातार दावे कर रही है कि उनके पास ऑक्सीजन बेड से लेकर बेडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी खड़े हैं राजधानी देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। देहरादून का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दून हॉस्पिटल। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बोर्ड चस्पा हो गया है, इस पे साफ तौर पर लिखा है कि नो बेड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कोई भी बेड इनके पास उपलब्ध नहीं है। यानी कि सरकार या प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि उनके पास कोविड पेशेंट को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, उनके पास हर प्रकार की व्यवस्था है, तो ऑक्सीजन बेड हैं। लेकिन जिन मरीजों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो अब बैरंग भी वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। गलत ग्राफिक्स चलने पर हमें खेद है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां ऑक्सीजन की कमी की बात है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न के बराबर है, पर जल्दबाजी में टाइपिंग गलती से ग्राफिक्स में हमारे यहां चल गया कि उत्तर प्रदेश में कोविड केस न के बराबर है। इस गलती पर हमें खेद है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इसके सह प्रायोजक हैं ड्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे।
इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड। आज हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। चैत्र पूर्णिमा के अंतिम शाही स्नान में आज सबसे पहले नैंजनी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया है। अखाड़े के संतों ने शाही स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके साथ ही बेहद कम संख्या में साधु संतों ने स्नान किया। वहीं इससे पहले शाही स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े के साधु संत खुली जिप्सी में बैठकर सादगी से निकले। आज पेशवाई भी बिल्कुल सादगी से निकाली गई। बीते दिनों पहाड़ों में हुई बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि ने खेती और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण खासकर गेहूं की खेती को भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं, सेब और अन्य फलों को भी नुकसान हुआ है। लंबे समय बाद पहाड़ों में अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई है। जानकार मौसम में आए इस बदलाव को जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। सर्दियों में बारिश नहीं होने से किसानों की कमर पहले ही टूट गई थी, वहीं अब रही सही कसर भी गर्मियों में बारिश से पूरी हो रही है। जो ये बर्फ पड़ी है वह जो हमारे सेब के बागान हैं उनके लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इससे जो हो गया, जो उसमें बौर वगैरह आ रही है वो गिर जाती हैं और इसी के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं। तो ओले भी बहुत ज़्यादा जो हमारी फसल है उसको इस समय नुकसान कर रहे हैं। उत्तरकाशी में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद हालात और खराब होने लगे हैं। विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति पैदा होने लगी है। मनरेगा कर्मचारी संगठन की 2 सूत्री मांग है, जिसमें विभागीय समायोजन और हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक तरफ ग्रामीण कोरोना महामारी त्रस्त है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी का बोझ सिर पर आ खड़ा हुआ है। मनरेगा में जो हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, तो हम लोग भी स्टेट से बातचीत कर रहे हैं और हमें यही प्रयास हमारा भी यही है कि कार्य प्रभावित ना हो। ग्राम विकास अधिकारी हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट के अगर कोई कर्मचारी अगर हैं अवेलेबल ब्लॉक में, तो उनसे हम कार्य कराएं, परंतु निश्चित तौर पर हड़ताल से काम में थोड़ा रुकावट आई है। और हम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।